हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4 दैट इज़ राउथ-हर्विट्ज़ एनालिसिस। इसमें बेसिकली देखो, अब मैं आपको यहाँ से समझाने जा रहा हूँ कि ये चैप्टर राउथ-हर्विट्ज़ है, इसके बाद रूट-लॉकस है, इसके बाद बॉट प्लॉट है, इसके बाद आपके पास नाइक्विस्ट प्लॉट है। ये सब चैप्टर्स करते क्या हैं एक्चुअली, ये अब हमें समझना है। ओके, ये सब एक ही टाइप के चैप्टर हैं जो ऑल द टाइम एक ही प्रोसेस पे काम करते रहेंगे कि सिस्टम जो आपने जो भी सिस्टम बनाया है, जो क्लोज लूप सिस्टम आपने डेवलप किया है जी और एच के साथ में, वो स्टेबल है या नहीं है। ओके, तो देखो यहाँ से आगे के कुछ पार्ट ऑफ कंट्रोल सिस्टम को, जैसे कि लाइक राउथ-हर्विट्ज़। ओके, राउथ-हर्विट्ज़, इसके बाद आपका नेक्स्ट चैप्टर रहेगा रूट-लॉकस, इसके बाद आपका नेक्स्ट चैप्टर रहेगा बॉट प्लॉट एंड नेक्स्ट चैप्टर रहेगा नाइक्विस्ट प्लॉट। ओके, ये जो 4 चैप्टर है, ये चारों के चारों ही आपको बेसिकली किसी भी सिस्टम की स्टेबिलिटी के बारे में बताएंगे। अब ये स्टेबिलिटी टर्म को मैंने अभी तक डिटेल में डिफाइन नहीं किया था। ओके, देखो अभी से डिटेल में समझते हैं। देखो, नेगेटिव फीडबैक अपने देखा था और एक अपन ने पॉजिटिव फीडबैक देखा था। पॉजिटिव फीडबैक कब था? जब समेशन पॉइंट के ऊपर यहाँ पे प्लस साइन था। नेगेटिव फीडबैक कब था? जब समेशन पॉइंट पे यहाँ पे नेगेटिव साइन था। ओके, तो ये जो राउथ-हर्विट्ज़ क्राइटेरियन, सॉरी, ये नेगेटिव और पॉजिटिव फीडबैक करते क्या क्या है। देखो, नेगेटिव फीडबैक की टेंडेंसी होती है, ये धीरे धीरे अपने आप प्रूव होता चला जाएगा। मैं इनिशियली ज़्यादा फोकस इस चीज़ पे नहीं कर रहा कि मैं आगे के सारे पॉइंट्स आपको बता दूं, कंफ्यूज हो गए ज़बरदस्ती। तो धीरे धीरे जिस ऑर्डर में मैं बताता जा रहा हूँ उस ऑर्डर में आप धीरे धीरे समझते जाओ। तब तक के लिए बाय डिफॉल्ट मान लो ऐसा होता होगा। ओके, तो देखो, नेगेटिव फीडबैक जो होता है ये सिस्टम को स्टेबल बनाता है। ओके, ये स्टेबिलिटी की तरफ मूव करवाता है उसे। बट पॉजिटिव फीडबैक क्या करता है? ये उसी सिस्टम को अनस्टेबल बनाता है। किस सिस्टम की किसकी बात हो रही है? जैसे सपोज करो मेरे पास फर्स्ट ऑर्डर का ये ओपन लूप सिस्टम था, ऐसा ही था 1/tOS। अब अगर मैं इसमें फीडबैक लगा रहा हूँ यहाँ पे, ओके, इफ आई एम ऑलरेडी 1/tOS जो है ये ऑलरेडी स्टेबल है। ओके, देखो ये स्टेबल क्यों है? ये स्टेबल इसलिए है क्योंकि इसका पोल कहाँ पे लाई कर रहा है? ओरिजिन पे। और ओरिजिन पे अगर पोल होगा आपका तो आपका सिस्टम कैसा होगा? स्टेबल होगा। ये भी आपको भी मैं बता रहा हूँ कि पोल की लोकेशन से कैसे चेक करेंगे कि सिस्टम स्टेबल है या अनस्टेबल है। ओके, अभी देखो यहाँ पे मैंने इस सिस्टम में, ये जो 1/tOS सिस्टम था, मैंने इसमें ये फीडबैक लगा दिया। अब अगर मैं यहाँ पे नेगेटिव फीडबैक लगा रहा हूँ तो ये जो सिस्टम था ये स्टेबिलिटी की तरफ मूव करेगा। मतलब जो भी क्लोज लूप डेवलप होगा, क्या डेवलप हुआ था? 1/tOS प्लस 1/tO। तो उस सिस्टम के बारे में हम ये बात कर सकते हैं कि वो स्टेबिलिटी की तरफ मूव हो रहा है क्योंकि हमने नेगेटिव फीडबैक दिया है। और अगर हमने यहाँ पे पॉजिटिव फीडबैक दिया तो डैम श्योर है कि सिस्टम अनस्टेबिलिटी की तरफ ही मूव करेगा। ओके, तो मतलब नेगेटिव फीडबैक सिस्टम को स्टेबिलिटी की तरफ मूव करता है और पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम को अनस्टेबिलिटी की तरफ मूव करता है। अनस्टेबिलिटी का मतलब क्या है यहाँ पे? अनस्टेबिलिटी का मतलब है कि अगर आप, जैसे सपोज आपने ये सिस्टम बनाया, अब अगर इस सिस्टम पे आप कोई सा भी इनपुट लगाते हो, अगर आप यहाँ पे RT इनपुट लगाते हो तो उसकी वजह से क्या होगा? अगर आपका सिस्टम स्टेबल है, जैसे सपोज आपने ये इनपुट लगाया A, तो अगर आपका सिस्टम ये स्टेबल था तो आप याद करो आउटपुट ऐसा आया था, डैश 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 लाइक दिस। लेकिन अगर ये सिस्टम अनस्टेबल हुआ, अनस्टेबल, तो फिर A इनपुट लगाने पे जो आउटपुट आएगा वो कुछ ऐसा आएगा। उसका जो एरिया अंडर द कर्व है, देखो दिस इज एरिया अंडर द कर्व, ये फाइनाइट नहीं रहेगा। ये देखो ये एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो रहा है, बढ़ता ही चला जा रहा है। ठीक है, तो जो अनस्टेबल सिस्टम, मतलब, या फिर अगर मैं सेकंड ऑर्डर की बात करूं, अगर सेकंड ऑर्डर पे यही मैंने ए लगाया और लेट से मेरा इनपुट, मेरा सिस्टम कैसा था? अंडर डैम, तो मेरा आउटपुट ऐसा आया था। लेकिन अगर यही सिस्टम पॉजिटिव फीडबैक के साथ बना दूं तो फिर मेरा आउटपुट कैसा आएगा? लाइक दिस, ऑसिलेशंस क्रिएट हो जाएंगे सिस्टम में। तो पॉजिटिव फीडबैक जो होता है ये सिस्टम को अनस्टेबल बनाता है और उसकी वजह से सिस्टम में क्या होते हैं? ऑसिलेशंस डेवलप हो जाते हैं। ऑसिलेशंस ये आगे जाके हम एनालॉग में भी पढ़ने वाले हैं। ऑसिलेटर्स जो होते हैं, ऑसिलेटर्स जो हम पढ़ते हैं, RC फेज शिफ्ट ऑसिलेटर, हार्टले ऑसिलेटर, ये सारे के सारे ऑसिलेटर किस फीडबैक से बने हुए होते हैं? पॉजिटिव फीडबैक से। तो जब हम ऑसिलेटर्स बनाएंगे देन वी विल अप्लाई पॉजिटिव फीडबैक इन द नेटवर्क। लेकिन जब हमें स्टेबल सिस्टम बनाना है, क्योंकि प्रैक्टिकली तो हमें सारे सिस्टम स्टेबल ही चाहिए, कोई भी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क हो या मैकेनिकल नेटवर्क हो, ऑलवेज वी वांट कि सिस्टम स्टेबल हो, सो दैट उस पर अगर हम बाउंडेड इनपुट लगाएं, अगर हम उस पर एक फाइनाइट क्वांटिटी ऑफ इनपुट लगाएं, सपोज मैंने 3 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट की है तो ये एक फाइनाइट इनपुट है, 3 वोल्ट मैंने अप्लाई किया एक RC सर्किट पे, तो मेरा आउटपुट भी फाइनाइट ही आना चाहिए। कैपेसिटर्स जो मेरा कैपेसिटर लगा हुआ है सर्किट में, वो फाइनाइट अमाउंट से चार्ज होना चाहिए। ये नहीं कि कैपेसिटर चार्ज ही होता चला जाए इनपुट के अक्रॉस,
इनपुट तो आपने 3 वोल्ट ही लगाया है, लेकिन आपका कैपेसिटर कंटिन्यूअसली चार्ज होता चला जाए तो क्या होगा, आफ्टर सम टाइम ये बहुत ज्यादा अमाउंट से चार्ज होने की कोशिश करेगा, और जो कि उसके ब्रेकडाउन वोल्टेज से ज्यादा होगा, और कैपेसिटर वहां पे आपका बर्न आउट हो जाएगा। तो आप कभी भी अनस्टेबल सिस्टम नहीं बनाना चाहते, आप हमेशा स्टेबल सिस्टम बनाना चाहते हो। ओके, अब देखो तो इसीलिए हम हमेशा नेगेटिव फीडबैक अप्लाई करते हैं। बट इवन इन केस ऑफ नेगेटिव फीडबैक लगाने के बाद भी आपका सिस्टम अनस्टेबिलिटी की तरफ मूव कर सकता है। तो वही अब हमें चेक करना होता है। हमें क्वेश्चंस दिए होंगे और हमें पूछा जाएगा कि लाइक आप चेक करके बताओ ये सिस्टम स्टेबल है अनस्टेबल है। ओके, अब एग्जैक्ट ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, क्वेश्चन में थोड़ा सा वेरिएशन करेगा वो, ठीक है, वो आपको आगे होके खुद ही दे देगा सिस्टम स्टेबल है तो बताओ फिर ये टर्म क्या होनी चाहिए, लाइक दैट। मैं एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ। देखो सपोज आपके पास ये सिस्टम है, ये क्लोज लूप सिस्टम है 1/τ s प्लस 1/τ। ये किसका क्लोज लूप है, ये फर्स्ट ऑर्डर का क्लोज लूप है। किसके, ये 1/τ s जो हमने बनाया इसकी, ये तो इसका ओपन लूप था, इसको हमने क्लोज लूप में कन्वर्ट किया, वो ये आ गया। ओके, अब देखो ये जब इसका ओपन लूप देखा हमने तो ओपन लूप कैसा, ओपन लूप के लिए पोल कहाँ लाई कर रहा था, यहाँ पे, और बिकॉज पोल ओरिजिन पे लाई कर रहा है, तो ये भी एक बार मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। देखो जिन्होंने सिग्नल मैंने पढ़ा रखा है उनको मैंने बहुत डिटेल में ये चीज बता रखी है फिर भी मैं आपको एक बार बताता हूँ, इसको अपन अलग से देखते हैं। इस साइड देखो, स्टेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ लोकेशन ऑफ पोल। ओके, देखो आपके पास ये एस प्लेन है, दिस इज एस प्लेन। एस क्या होता है अपने पास में, एस होता है सिग्मा प्लस जे ओमेगा। दिस इज सिग्मा and this is j omega, or you can say that this is real of s, is s का real part, and you can say that it is imaginary of s, s का imaginary part है। ओके, अब देखो, अब यहाँ पे हमने पोल की लोकेशंस देखते हैं। जैसे सपोज करो आपके पास कोई पोल है, जैसे ये एक पोल है, ये ओरिजिन पे है, तो अगर आपका पोल यहाँ पे लाई करता है तो ओके, सिस्टम स्टेबल है। अगर आपका पोल इधर लाई कर रहा है, मतलब इमेजिनरी एक्सिस के लेफ्ट हैंड साइड में, हम इसे कह देते हैं लेफ्ट हैंड साइड की, लेफ्ट हैंड। देखो ये पूरा का पूरा एस प्लेन है। ओके, यहाँ पे 0 से लेके इनफाइनाइट है, यहाँ पे -∞ से 0 है, तो इस पूरे एस प्लेन का लेफ्ट हैंड साइड कौन सा होगा, जे ओमेगा एक्सिस का लेफ्ट हैंड साइड। और राइट हैंड साइड क्या होगा इस एस प्लेन का, इस जे ओमेगा एक्सिस का राइट हैंड साइड। तो इस पूरे सिस्टम में अगर अपन देखें तो ये जो जस्ट 1 सेकेंड, तो अगर इस पूरे सिस्टम में अपन देखें तो ये जो जे ओमेगा एक्सिस है, इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है, अगर कभी भी पोल इसके लेफ्ट हैंड साइड में रहा, क्या कब कब होती है कंडीशन जो अब तक अपन पढ़ चुके हैं, उसी को, उन्हीं सारे पॉइंट्स को देख लेते हैं। देखो एक अपन ने देखा अंडर डैम सिस्टम में पोल इस तरीके से लाई करते हैं लाइक दिस, तो ये स्टेबिलिटी कंडीशन है। अगर पोल आपके जे ओमेगा एक्सिस के इधर आते हैं तो सिस्टम स्टेबल होगा। एक और अपन ने देखा था क्रिटिकली डैम, जब पोल दोनों एक जगह आ जाते हैं, रियल एक्सिस पे आ जाते हैं, दिस इज ऑल्सो स्टेबल सिस्टम। ओके, एक और देखो आप, जब एक पोल यहाँ पे हो रियल एक्सिस पे और एक पोल यहाँ पे हो लाइक दिस, तो इस केस में ये सिस्टम कैसा था, ओवरडैम्प था, और ये सिस्टम भी स्टेबल है। अनस्टेबल कब हो रहा था, जब नेगेटिव डैम्पिंग का केस हो रहा था, इधर चले जा रहे थे। तो अब आप याद रखो, जब भी आपका पोल लेफ्ट जे ओमेगा एक्सिस के लेफ्ट हैंड साइड पे रहेगा, आपका सिस्टम हमेशा स्टेबल रहेगा। और जब आपका पोल राइट हैंड साइड पे चला जाएगा, इफ योर पोल विल बी लाइक दिस, यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे आ जाए, एक पोल इधर एक पोल इधर, ये सारे जो केसेस हैं ये सब किसके लिए डिफाइन हो रहे हैं, अनस्टेबल के लिए। तो आपका पोल लेफ्ट हैंड साइड है जे ओमेगा एक्सिस के, तो सिस्टम स्टेबल है। आपका पोल अगर जे ओमेगा एक्सिस के राइट हैंड साइड है तो सिस्टम अनस्टेबल है। अब जे ओमेगा एक्सिस के लेफ्ट और राइट हैंड साइड की बात तो हो गई, ओके, बट अब जे ओमेगा एक्सिस पे अगर पोल आ जाए तो फिर क्या होगा, तो देखो वो केस और देख लो आप। अगर जे ओमेगा एक्सिस पे एक पोल हो, सिंगल पोल हो, और अगर ओरिजिन पे हो, स्टिल सिस्टम इज स्टेबल। देखो ये सारे स्टेबिलिटी के केस हैं, ये सारे स्टेबिलिटी के केस हैं, ये सब जे ओमेगा एक्सिस के लेफ्ट हैंड साइड रहोगे, यू विल ऑलवेज बी स्टेबल। अब अगर ओरिजिन पे भी रहोगे देन ऑल्सो यू आर स्टेबल, तब भी आप स्टेबल रहोगे, तब भी आपका सिस्टम स्टेबल रहेगा। नेक्स्ट, अब अगर आपका पोल एक और पोजीशन, जैसे अनडैम्ड के पोल होते हैं, किस टाइप से होते हैं, एक पोल यहाँ पे एक पोल यहाँ पे, अगर आप इस लोकेशन में बैठे हुए हो, अगर आप इस तरीके से हो, तो भी आपका सिस्टम कैसा होगा, स्टेबल ही होगा। ओके, नेक्स्ट, इसके बाद ये भी स्टेबल है। ओके, देन आगे देखो आप, सपोज अगर आपका एक पोल आ जाता है यहाँ पे, एक पोल यहाँ पे, तो अभी भी आप सॉरी मैं गलत बोल गया,
ये एक पोल यहाँ पे और एक पोल यहाँ पे, तो आप स्टेबल नहीं हो। दिस इज द केस ऑफ मार्जिनल स्टेबल। ओके, मार्जिनल स्टेबल, ये मैं आपको अभी बताऊंगा क्या चीज है ये मार्जिनल स्टेबल, या फिर इसी को अपन ने क्या बोला था, अनडैम्प्ड सिस्टम, है ना। देखो इसको समझो आप एक बार। आप सपोज करो अपने पास एक सेकेंड ऑर्डर सिस्टम है जिसपे मैंने ए इनपुट अप्लाई किया है, तो अंडर, और अगर अंडर डैम्ड है तो द आउटपुट विल बी लाइक दिस। अगर वो क्रिटिकली डैम्ड है तो द आउटपुट विल बी लाइक दिस, और अगर ओवर डैम्ड है तो द आउटपुट विल बी लाइक दिस। लेकिन अगर ये अनडैम्ड है, जिस केस की हम बात कर रहे हैं, अनडैम्ड सिस्टम, तो फिर आउटपुट कैसा आता है, अगर आपने ए इनपुट लगाया है तो उसके डबल एम्पलीट्यूड के ऑसिलेशंस होते चले जाते हैं। डबल एम्पलीट्यूड यहाँ पे 2A तक अचीव कर लेता है ये। तो आप एक चीज देखो, अंडर डैम्प सिस्टम सेटल हो चुका है कब, 4 टॉ पे। क्रिटिकली डैम्प सिस्टम सेटल हो चुका है 6 टॉ पे। ओवर डैम्प सिस्टम सेटल हो चुका है 4 टॉ 2 पे। इवन ये 4 टॉ 2 ज्यादा होता है 6 टॉ से। आप कैलकुलेट करोगे कभी भी किसी भी क्वेश्चन के लिए तो आपको फील हो जाएगा। ओके, यहाँ पे अगर सिस्टम अनडैम्प्ड है जिसकी हम बात कर रहे हैं अभी, तो देखो वो कभी भी स्टेबल नहीं है, वो कभी भी अपने इनपुट को अचीव नहीं कर पा रहा। वो क्या कर रहा है, उसके अक्रॉस ऑसिलेशंस कर रहा है। तो ये सिस्टम स्टेबल नहीं होता। इसको दूसरे तरीके, इसीलिए इसको बोलते हैं मार्जिनल स्टेबल। दूसरे तरीके से अगर हम इसे देखें तो ऐसे देख लो आप, अगर इस जियोमेगा एक्सिस के लेफ्ट हैंड साइड पे पोल होगा तो स्टेबल, राइट हैंड पे होगा तो अनस्टेबल। तो अगर एग्जैक्टली जियोमेगा एक्सिस पे आ जाए तो फिर क्या होगा, यू आर एट अ पोजिशन कि अगर आप लेफ्ट हैंड साइड चले गए तो आप कंप्लीटली अनस्टेबल हो जाओगे। अगर आप इससे राइट हैंड साइड चले गए तो टोटली अनस्टेबल हो जाओगे। तो आप ऐसी लोकेशन पे बैठे हुए हो, दिस इज समथिंग लाइक कि आप एक माउंटेन के पीक पे बैठे हुए हो जहाँ पे एक बॉल रखी हुई है। ओके, अगर ये बॉल यहाँ पे स्टैटिक पोजीशन में तो ओके, कुछ नहीं हो रहा। अगर इस बॉल पे थोड़ा सा भी फोर्स लगा और अगर ये इधर आ गई तो भी इसको नीचे, मतलब एक तरह से 0 पोजीशन पे आना है, और अगर इधर फोर्स लगा तो भी इसको 0 पोजीशन पे आना है। तो अभी ये जिस पोजीशन पे है वहां पे ये बिल्कुल, ये स्टैटिक तो है लेकिन ये ऐसी सिचुएशन में बैठी हुई है कि अगर इस पे दोनों तरफ किधर भी फोर्स लगा तो सपोज करो आप इस साइड को आप स्टेबल कह रहे हो और इस साइड को आप अनस्टेबल कह रहे हो। यही हो रहा है अपने साथ में। तो अगर ये बॉल इधर आई तो कंप्लीटली स्टेबल, इधर आई तो कंप्लीटली अनस्टेबल। तो अभी किस पोजीशन पे बैठी हुई है, जहां पे ये ना तो स्टेबल है ना अनस्टेबल है। सेम हियर, पोल अगर जियोमेट्रिक एक्सिस पे रहे तो आपका सिस्टम जो होगा वो मार्जिनल स्टेबल है, वो स्टेबल नहीं है, वो अनस्टेबल भी नहीं है। ओके, तो ये चीज आप ध्यान रखना। तो अगर आपके पोल जियोमेट्रिक एक्सिस पे आ जाते हैं दोनों के दोनों, तो आपका सिस्टम फिर क्या बन जाता है, ये वाला जो लोकेशन है ये किसको बताएगा, मार्जिनल स्टेबल को। ध्यान रखना, मार्जिनल स्टेबल डज नॉट मीन, मार्जिनल स्टेबल डज नॉट मीन दैट योर सिस्टम इज स्टेबल और अनस्टेबल। आपका सिस्टम ना तो स्टेबल है ना अनस्टेबल है, ये बात आप ध्यान रखना। ओके, नेक्स्ट, उसके बाद में ये अभी सब काम आएगा बहुत ज़्यादा अपने को। इसके क्वेश्चंस जब मैं आपको बताऊंगा तो इसमें आपको ये चीज़ें बहुत काम आएंगी। मैं आपको इनिशियली एक क्वेश्चन शो कर देता हूँ। देखो मेरे पास एक क्वेश्चन है जिसमें इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं गेट में। देखो ये क्वेश्चन है 1 + GSHS इज इक्वल टू S⁴ 5s³ + 2s² + 5s + k। एक क्वेश्चन है, ये क्या दिया हुआ है, कैसे दिया हुआ है, ये सब अभी अपन समझेंगे। इस क्वेश्चन में फाइनली ये पूछा है कि k की वैल्यू क्या होनी चाहिए सो दैट ये जो गिवन सिस्टम है ये स्टेबल हो जाए। तो स्टेबल हो जाए, आप ध्यान दो, स्टेबल हो जाए। k की रेंज बताओ सो दैट ये सिस्टम स्टेबल हो जाए। तो स्टेबल होने की कंडीशन बोल रहा है, मार्जिनल होने की नहीं बोल रहा। कई बार क्या होता है इन क्वेश्चंस में, मैं आपको बताता हूँ, इन क्वेश्चंस में क्या होता है, सॉल्व जब आप करोगे इसे तो सपोज आपके पास आ जाता है कि स्टेबल होने के लिए तो रेंज होनी चाहिए k की 1 से k की वैल्यू होनी चाहिए सपोज 1 से 2, और मार्जिनल स्टेबल सिस्टम किस पे हो रहा है, मार्जिनल स्टेबल हो रहा है सिस्टम k की रेंज 1, k की वैल्यू 1 इक्वल टू और ग्रेटर देन k इक्वल टू ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 2। तो देखो मार्जिनल स्टेबल अगर बोला है तो k की वैल्यू 1 को इंक्लूड कर रही है, लेकिन अगर स्टेबल बोला है तो k की वैल्यू 1 को इंक्लूड नहीं कर रही है। तो ये हमें बहुत ध्यान देना होगा कि क्वेश्चन में स्टेबिलिटी बोला है या मार्जिनल स्टेबिलिटी की रेंज पूछा है। जब क्वेश्चन में सिर्फ स्टेबिलिटी की रेंज पूछेगा तो हम वहां पे k की उस वैल्यू को, जैसे यहाँ पे सिस्टम में क्या हो रहा है, वो k इक्वल टू 1 पे भी वो क्या है, मार्जिनल स्टेबल है। तो हमें k की वो वैल्यू इंक्लूड नहीं करनी जो
सिस्टम को मार्जिनल स्टेबल बनाएगी। इसको इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ तो आप इस तरीके से समझ सकते हो, जब आपको स्टेबिलिटी की रेंज पूछेगा तो आप सिर्फ स्टेबिलिटी की रेंज बोलो, लेकिन जब आपको मार्जिनल स्टेबिलिटी की रेंज पूछेगा तो उस टाइम पे आप क्या कहोगे, आप के की वो वैल्यू भी चेक करोगे जिसपे सिस्टम कैसा है, मार्जिनल स्टेबल है। जैसे ये सिस्टम सपोज एक कोई भी हाइपोथेटिकल सिस्टम है, वो के की इक्वल टू वैल्यू 1 के लिए मार्जिनल स्टेबल है, और स्टेबल किसके लिए है, इस रेंज के लिए। तो एक्चुअली मार्जिनल स्टेबल अगर आपसे रेंज पूछेगा तो आप हमेशा स्टेबिलिटी की रेंज प्लस मार्जिनल स्टेबिलिटी की रेंज दोनों को इंक्लूड करोगे। ओके, तो इसीलिए क्या आ जाएगा, 1 मतलब के की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और लेस देन 2। ओके, तो इस टाइप से ही अपने को काम आएगा। अभी आगे अपन अपने मेन पॉइंट पे ही वापस चलते हैं, क्वेश्चन अभी बाद में डिस्कस होंगे। हाँ, तो यहाँ ये समझ में आया आपको कि अगर पोल जे ओमेगा एक्सिस पे आ जाएंगे तो सिस्टम कैसा हो जाएगा, मार्जिनल स्टेबल हो जाएगा, जो कि ना तो स्टेबल है ना अनस्टेबल है। ओके, नेक्स्ट, अब अगर आपके पोल कभी भी जे ओमेगा एक्सिस पे हो और डबल हो, मतलब सेम पोजीशन पे एक और पोल लाई करे, लाइक दैट, एक और पोल आ जाए। अच्छा, इसका एग्जांपल अगर आपको चाहिए तो देखो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, 1/s+2, ओके सॉरी, इसको s स्क्वायर कर दो एंड इसका भी होल स्क्वायर। देखो अगर सपोज करो ये होल स्क्वायर नहीं होता, इफ इट विल बी लाइक दिस 1/s²+2, ये अगर एक किसी सिस्टम के पोल की लोकेशन है तो मैं यहाँ पे क्या करता, s²+2 को 0 करता, s स्क्वायर को -2 कहता, s को क्या कहते, s को कहते प्लस माइनस रूट ऑफ -2 एंड s विल बिकम रूट ऑफ -1, तो क्या हो जाता प्लस माइनस j, और रूट ऑफ 2 ही रहता। तो देखो j√2, तो एक तो पोल कहाँ पे आ गया, j√2 पे एक पोल आ गया -j√2 पे। तो अगर ये सिंगल था, अगर इसकी पावर 1 थी तो जे ओमेगा एक्सिस पे सिंगल पोल है, तो उस केस में ये सिस्टम तो किस तरफ अपने को इशारा कर रहा है, मार्जिनल स्टेबल सिस्टम की तरफ अपने को इशारा कर रहा है। नेक्स्ट, बट यहाँ पे क्या हुआ है, दो हैं ऐसे, ये इसकी पावर 2 है तो 2 पोल हैं अपने पास में। इसका मतलब अगर मैं इसे सॉल्व करूं, सपोज अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो क्या आएगा यहाँ पे, s²+2 और s²+2 इक्वल टू 0। तो एक बार इस टर्म को 0 करोगे और एक बार इस टर्म को 0 करोगे, तो आप खुद सोचो क्या होने वाला है, आपको मिलेगा s इक्वल टू प्लस माइनस j√2 एंड अगेन प्लस माइनस j√2, यही मिलने वाला है। तो अब सोचो क्या हुआ है, अब आपके पास j√2 लोकेशन पे 2 पोल हैं और माइनस j√2 लोकेशन पे भी 2 पोल हैं। ऐसे केसेस में ये सिस्टम हमेशा अनस्टेबल होते हैं। ये बात आप अच्छे से याद रखना। जे ओमेगा एक्सिस पे अगर रिपीटेड पोल होंगे, सेम लोकेशन पे 2 पोल हैं, रिपीटेड पोल होंगे, इसको रिपीटेड पोल बोला जाता है। अगर जे ओमेगा एक्सिस पे रिपीटेड पोल हो जाएं, सेम लोकेशन पे पोल आ रहे हैं, तो दिस सिस्टम विल ऑलवेज अनस्टेबल। अब आप एक चीज ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना इस चीज से। देखो इससे मान लो अगर आपके पास कभी पोल की लोकेशन ऐसी हो, लाइक दैट, ये है -j1 -j2 j1 j2। देखो ये जो पोल का पेयर है, ये जो पोल्स का पेयर है, ये आपको बना रहा है क्या, अनडैम्ड। एक और पोल्स का पेयर है तो ये क्या बना रहा है, ये भी अनडैम्ड ही बना रहा है। तो ध्यान रखना, ये अनडैम्ड यानी दोनों मार्जिनल स्टेबिलिटी की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो ये जो सिस्टम है ये मार्जिनल स्टेबल है, ये नहीं अनस्टेबल। रिपीटेड पोल का मतलब ये नहीं है कि जे ओमेगा एक्सिस पे अलग अलग लोकेशन पे रिपीटेड पोल। रिपीट का मतलब आप समझ रहे हो ना, सेम लोकेशन पे अगर 2 पोल आ जाए तो दिस इज रिपीटेड पोल कंसेप्ट। अगर कभी भी जे ओमेगा एक्सिस पे रिपीटेड पोल आते हैं तो सिस्टम ऑलवेज अनस्टेबल। हाँ, अगर अलग अलग पोजीशन पे आ जाए लाइक दैट तो सिस्टम मार्जिनल स्टेबल ही रहेगा। एक लास्ट केस और बताता हूं मैं आपको। देखो थोड़ी देर पहले हमने देखा कि अगर एक सिंगल पोल लाई करता है यहाँ पे ओरिजिन पे, तो इसे हमने क्या कहा, इसे हमने कहा स्टेबल। नेक्स्ट, इसके बाद में अगर आपका पोल लाई करता है यहाँ पे ओरिजिन पे ही और डबल, मतलब रिपीटेड पोल अब अगर कहाँ पे हो, ओरिजिन पे, तो ये भी क्या बना देगा सिस्टम को, अनस्टेबल। आई होप ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आई हो कि सिस्टम कब स्टेबल होता है, कब अनस्टेबल होता है। आई होप ये क्लियर है पूरा। इसी के बेसिस पे आगे जाके हम जब नाइक्विस्ट प्लॉट पढ़ेंगे, नाइक्विस्ट प्लॉट जो 4th चैप्टर होगा इस रेंज का, मतलब इन ये स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी फाइंड आउट करने के जो टॉपिक्स हैं इनका, ये सक्सेसिव चैप्टर सब आपके यही आने वाले हैं। पहले अभी राउट चल रहा है, इसके बाद रूट लॉकस, इसके बाद बॉड,
और इसके बाद नाइक्विस्ट प्लॉट। अभी तक इवन मैंने राउथ हर्विट्ज स्टार्ट भी नहीं किया है, अभी तो मैं आपको सिर्फ कंसेप्ट ऑफ स्टेबिलिटी बता रहा हूँ। ओके देखो हाँ तो ओके तो ये अभी आपको समझ में आया होगा कि स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी की रेंज जो है ये क्या, ये सिस्टम स्टेबल और अनस्टेबल किस तरीके से होता है। ओके नेक्स्ट आपको जो मैं अभी बता रहा था, वापस अपने मेन पॉइंट पे आते हैं। ठीक है, ये देखो यहाँ पे हम बात कर रहे थे स्टेबिलिटी अनस्टेबिलिटी की। तो देखो ये जो मैं आपको ये समझा रहा था कि नेगेटिव फीडबैक लगाने के बाद भी कई बार सिस्टम आपका क्या क्या होता है, अनस्टेबल हो जाता है। वो देखो कैसे, आपने जब ये बनाया क्लोज लूप, ये ओपन लूप था आपके पास में, इसके लिए आपने क्लोज लूप बनाया, नेगेटिव फीडबैक दिया, ये आ गया आपके पास में ट्रांसफर फंक्शन। ये आने के बाद में आपने इसका पोल डिराइव किया, इसका पोल देखा आपने, तो पोल किधर आ गया, पोल आ गया आपका कहाँ पे, -1 टॉप पे। ओके पोल किधर आ रहा है, j एक्सिस के लेफ्ट हैंड साइड पे, तो आप कहोगे सिस्टम स्टेबल है। ओके फाइन, बट आप एक सिचुएशन सोचो जब टॉ खुद कैसा हो, नेगेटिव हो। थिंक अबाउट दैट सिचुएशन। सोचो आप एक बार, अगर आपके पास में टॉ नेगेटिव हो गया तो यहाँ पे टॉ नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव एंड दिस पोल विल बी ऑन द राइट हैंड साइड। तो अब आप खुद सोचो, अगर ये पोल राइट हैंड साइड चला गया तो सिस्टम कैसा हो गया, अनस्टेबल। जबकि हमने लगाया क्या था, नेगेटिव फीडबैक। तो आप आंख बंद करके डायरेक्ट नहीं कह सकते कि नेगेटिव फीडबैक लगा दिया तो ठीक है भाई अब सारा काम हो गया, अपना सिस्टम फाइनली स्टेबल ही होगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है। इसीलिए हम फाइनली ये सारे के सारे प्रोसेस पढ़ते हैं कि जब किसी भी सिस्टम पे कोई भी इनपुट आप लगाओगे। हाँ एक और मैं आपको सिचुएशन बताता हूँ। आपका सपोज करो टॉ जो है ये पॉजिटिव ही है, ये पॉजिटिव ही है। ओके तो आपने सोचा ठीक है स्टेबल सिस्टम बन गया, बट उसके बाद भी रेस्ट्रिक्शंस होते हैं। अब फिर वो किस पे डिपेंडेंट होते हैं, इनपुट पे। जब आपने इनपुट लगाया RT लाप्लास ट्रांसफॉर्म RS, तो किसी किसी इनपुट के लिए तो आपका सिस्टम स्टेबल होगा, किसी किसी इनपुट के लिए आपका सिस्टम अनस्टेबल होगा। तो अब हमें फाइनली इन टेक्निक्स के थ्रू, ये जो स्टेबिलिटी टेक्निक्स हैं इनके थ्रू यही फाइंड आउट करना होता है कि कब हमारा सिस्टम किस इनपुट के लिए स्टेबल है और किस इनपुट के लिए अनस्टेबल है। ओके स्टेबल है तो आपको वो K की रेंज पूछ लेगा, सिस्टम के पैरामीटर्स पूछ लेगा, जीटा पूछ लेगा, ओमेगा एन पूछ लेगा, टॉ पूछ लेगा। ठीक है, डायरेक्ट पूछ लेगा सिस्टम स्टेबल है नहीं है। आपको ये पूछ लेगा कि सिस्टम में कितने पोल एग्जिस्ट होने चाहिए सो दैट सिस्टम स्टेबल हो, कितने जीरो एग्जिस्ट होने चाहिए। तो इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं वेरिएशंस के, और वो इन सारे के सारे टॉपिक्स पे बनने वाले हैं। तो ये आप इसको अलग अलग चैप्टर्स मत मान के चलो, ये सब एक ही चैप्टर है। 1 बाय 1 बेटर वे में स्टेबिलिटी को डिफाइन करते जाएंगे। ओके एक लास्ट पॉइंट और देखते हैं स्टेबिलिटी पे, उसके बाद हमें राउथ हर्विट्ज से स्टार्ट करना है। ठीक है देखो स्टेबिलिटी अब अगर मुझे डिफाइन करनी है, ओके आप ये तो समझ चुके हो लोकेशन ऑफ टर्म्स ऑफ पोल में किस तरीके से आती है। ओके एक और अब हाँ पहले आप अपन ये देखते हैं स्टेबिलिटी अगर आपको डिफाइन करनी है तो वो कितने तरीके से डिफाइंड होती है। स्टेबिलिटी हमेशा डिफाइंड होती है दो तरीके से, एक होता है एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी और दूसरा होता है रिलेटिव स्टेबिलिटी। रिलेटिव स्टेबिलिटी देखो जो एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी होती है, एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी इसके बारे में क्या होता है, आपको सिस्टम की स्टेबिलिटी बतानी है। तो एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी एक्चुअली हम ऑलरेडी पढ़ लिए, ये पूरा एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी था। मतलब क्या, जब आप एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी डिफाइन करोगे तो स्टेबिलिटी डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ लोकेशन ऑफ पोल। आपको डायरेक्ट सिस्टम में ये दिया हुआ होगा कि सिस्टम के पोल कहाँ पे हैं, और सिस्टम के पोल कौन देता है आप ये बताओ। सिस्टम का के ट्रांसफर फंक्शन का डिनोमिनेटर पार्ट, ये था न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर, जो डिनोमिनेटर पार्ट है वो सिस्टम के पोल देता है। अब यहां से मैं पहली बार आपको एक चीज बता रहा हूं, देखो सिस्टम के डिनोमिनेटर, सिस्टम के ट्रांसफर फंक्शन का डजंट मैटर वो लाइक आपका क्लोज लूप है, ओपन लूप है, कुछ भी हो। जैसे ये था, ये ओपन लूप है, इस ओपन लूप का ट्रांसफर फंक्शन क्या था, इस ओपन लूप का ट्रांसफर फंक्शन था 1/τs, यही था। तो इसका डिनोमिनेटर पार्ट कौन सा है, τs। इसका जब इसका क्लोज लूप डेवलप किया तो डिनोमिनेटर पार्ट कौन सा है, s+1/τ। तो आप ध्यान रखना सिस्टम के ट्रांसफर फंक्शन का, ये जो ट्रांसफर फंक्शन है चाहे वो ओपन लूप हो चाहे वो क्लोज लूप हो, इसका जो ये वाला पार्ट होता है, डिनोमिनेटर पार्ट होता है, इसको हम बोलते क्या हैं, इसको हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। इसको याद रखने की, रटने की कोई जरूरत नहीं है, आप वैसे ही नॉर्मली समझो। मैंने आपको कहा था सिस्टम के पोल ही सिस्टम की स्टेबिलिटी डिफाइन करते हैं, और सिस्टम स्टेबल है या नहीं है ये सिस्टम का कैरेक्टर है।
तो उसके सिस्टम के कैरेक्टर को कौन डिफाइन कर रहा है? उसकी डिनोमिनेटर इक्वेशन। तो इसीलिए उस इक्वेशन को क्या नाम दे दोगे? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अगर मैं फर्स्ट ऑर्डर के क्लोज लूप की बात करूं तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या हुई? s+1/τ। अगर मैं सेकेंड ऑर्डर के क्लोज लूप की बात करूं तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या हुई है? वो हो गई अपने पास ये नीचे वाली इक्वेशन, एंड दैट इज s² + 2ζ ω_ns + ω_n²। ये जो नीचे की इक्वेशन है मैं रिपीट करके यही लिख रहा हूँ, s² + 2ζ ω_ns + ω_n²। ये जो इक्वेशन है ये क्या बन गई? ये बन गई सेकेंड ऑर्डर की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ओके, तो अपने को क्वेश्चन में यही कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन दी हुई होती है। इस किस तरह दी हुई होती है? देखो आप याद करो, आप देखो क्लोज लूप जो होता है, क्लोज लूप जो ट्रांसफर फंक्शन होता है वो आप कैसे निकालते हो? वो आप निकालते हो g/1 + GSHS से, ऐसे ही करते हो। तो नीचे जो ये इक्वेशन आ रही है, ये जो इक्वेशन आ रही है 1 + GSHS, ये किससे आ रही है? ये मतलब ये जो इक्वेशन आई नीचे s² + 2ζ ω_ns + ω_n², ये किससे आई है? इस डिनोमिनेटर पार्ट से ही तो आई है, 1 + GSHS से। तो अब आप अपने दिमाग में ये अच्छे से डाल लो कि ये जो 1 + GSHS होता है, दिस इज नोन एज कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ये बात अच्छे से आप ध्यान रखना, दिस इज कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ओके, तो आपको कभी भी क्वेश्चन में बोले कि एक सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन दी हुई है, तो आप वहां से बहुत अच्छे से समझ सकते हो कि आपको सिस्टम के लिए पोल की लोकेशन वाली जो इक्वेशन है वो दे दी है, सिस्टम के ट्रांसफर फंक्शन का डिनोमिनेटर पार्ट दे दिया है, और अब आप इससे इजीली इसका इसके पोल की लोकेशंस निकाल सकते हो। एग्जांपल, सपोज अगर मुझे बोला मेरे पास, जैसे ये एग्जांपल हमने पहले भी पढ़ा था, s² + 2s + 4, ये एक सिस्टम की ये एक सिस्टम सेकेंड ऑर्डर सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन है ये। तो मैं अगर अब इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालूं तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 1 + GSHS = s² + 2s + 4, और यही तो इक्वेशन है जो मुझे सिस्टम के पोल देगी। तो ये सिस्टम की क्या हो गई? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ओके, तो देखो जो अभी हम बात कर रहे थे कि जब एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी होती है, तो एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी के केस में आपको क्या करना होता है? सिस्टम के पोल की लोकेशन फाइंड आउट करनी होती है। ओके, और उसके बाद आप बता दो कि जब पोल की लोकेशन ही फाइंड आउट कर ली, तो ये जो मैंने अभी आपको पढ़ाया पूरा, इसके बेसिस पे आप बता दो कि सिस्टम स्टेबल है या अनस्टेबल है। तो दिस नोन एज एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी। आई होप ये चीज समझ आया हो। अच्छा, तो कौन कौन से चैप्टर एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी डील करते हैं? देखो राउथ-हर्विट्ज जो है ये एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी डील करता है। ओके, नेक्स्ट रूट-लॉकस, ये भी एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी डील करता है। यानी इन दोनों चैप्टर्स में ही हमें क्या निकालनी है? पोल की लोकेशंस निकालनी है। ओके, उसके बाद बता देना है कि सिस्टम स्टेबल है या अनस्टेबल है। नेक्स्ट बॉट प्लॉट सिर्फ रिलेटिव स्टेबिलिटी डिफाइन करता है, और जो नेक्स्ट प्लॉट है ये एब्सोल्यूट प्लस रिलेटिव स्टेबिलिटी दोनों डिफाइन करता है, इसीलिए इसे हम बेस्ट टेक्निक कहेंगे। ओके, क्योंकि इसमें दो टाइप की स्टेबिलिटी निकल के आती है। अभी आप पूरा नहीं समझ पाओगे, जब डील होंगे ये चैप्टर अपने आप आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरह नेक्स्ट प्लॉट, ये जो टेक्निक है ये बेस्ट टेक्निक है टू डिफाइन द स्टेबिलिटी। ओके, नेक्स्ट रिलेटिव स्टेबिलिटी मैंने आपको अभी तक नहीं बताया, मैं आपको अभी इसके चक्कर में डालना भी नहीं चाह रहा, मैं कुछ नहीं बता रहा इसके बारे में अभी। एक एग्जांपल समझ लो भले ही। देखो रिलेटिव स्टेबिलिटी, मैं सपोज आप मेरे फ्रेंड हो, मैं आपको नहीं जानता। ओके, इफ अगर मैं आपको जानता हूँ सपोज, तो मुझे पता होगा आपकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, आप कितने स्टेबल हो। बट सपोज अगर मैं आपको नहीं जानता और मैं एक बैंकर हूँ, ठीक है, मैं एक बैंकर हूँ, मैं एक बैंक में बैठा हुआ हूँ, आपका मेरे बैंक में अकाउंट है, तो मैं आपका बैंक अकाउंट चेक कर लूँगा। ओके, आई कैन, ओके, मैं आपका बैंक अकाउंट चेक करूँगा, देखूंगा उसमें कितना अमाउंट पड़ा हुआ है, तो उसको देख के मुझे फील हो जाएगा कि यार इस बंदे के अकाउंट में तो सपोज 1 लाख रुपए पड़े हुए हैं, बट इस पर 30 लाख का लोन भी चल रहा है। तो मैंने एक पैरामीटर निकाल लिया आपके कि इस बंदे के अकाउंट में सिर्फ 1 लाख रुपए हैं, या सपोज इस बंदे के अकाउंट में सिर्फ 5 रुपीज हैं। तो वहां से मैंने पता लगा लिया कि ये बंदा जो है ये स्टेबल नहीं है, फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है। तो मैंने डायरेक्ट आपके बारे में नहीं पता, डायरेक्ट मैं आपको नहीं जानता, मैंने पता किया आपके पैरामीटर्स के थ्रू आपके बारे में। तो वो चीज होती है रिलेटिव स्टेबिलिटी। रिलेटिव स्टेबिलिटी जो होती है, ये रिलेटिव स्टेबिलिटी सिस्टम के पैरामीटर्स से निकाली जाती है, और वो पैरामीटर्स कौन से होंगे आगे जाके पढ़ना है इसे अभी हमें, इसलिए मैं यहाँ कुछ नहीं बता रहा हूँ इसके बारे में। वो पैरामीटर्स होते हैं गेन मार्जिन और फेस मार्जिन। जब हम क्या करेंगे, जो भी सिस्टम हमें दिया हुआ होगा उसका गेन मार्जिन और फेस मार्जिन फाइंड आउट कर लेंगे, और उससे हमें पता लग जाएगा कि वो सिस्टम स्टेबल है या अनस्टेबल है। ओके,
तो ये लेक्चर मैं यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ। ये लेक्चर सोलली कंसेप्ट ऑफ स्टेबिलिटी के बारे में था। नेक्स्ट चैप्टर में अब मैं राउथरविट्स स्टार्ट करूंगा। ओके।